ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है मोमेंट वही एक्स्ट्रा लगता है तो कैरी ओवर कितना आता है। ठीक है, कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा, कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इधर जो है क्या है, फिक्स्ड, इधर फिक्स्ड है, यहाँ पे अपना कोई लोडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से बीम ये है, और सडनली यहाँ पे कोई मोमेंट लगा है ना, इस डायरेक्शन में कोई मोमेंट लगा, तो इसका असर यहाँ पे कितना आएगा। अभी तक यहाँ पे कोई मोमेंट है, कोई लोडिंग नहीं हो रहा था, कोई मोमेंट नहीं होगा, फिक्स्ड मोमेंट कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, कंफर्म हो ना। लोडिंग नहीं होता है तो कोई मोमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं, ये जो आपका ए है मान लो पॉइंट, और ये पॉइंट आपका बी है, तो ए में अभी तक जीरो था, यहाँ पे ये तो जीरो था ही, क्योंकि ऐसे भी ये सिंपली सपोर्टेड दिखा रहा है ना, कोई फिक्स्ड मोमेंट भी यहाँ पे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है। एक बैग यहाँ पे एक मोमेंट लगा जो कि फिक्स्ड नहीं है, मान लेते हैं कि कोई भी मोमेंट है। ठीक है, कोई भी मोमेंट लगेगा तो इसका असर कितना हो यहाँ पे होगा, एम ए कितना होगा, ये हम लोग को अभी निकालना है, एम ए कितना होगा। ठीक है, तो उसके निकालने के प्रक्रिया में हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मोमेंट लगने के पे इसके अंदर क्या क्या होगा। जैसे इस जगह पे मोमेंट लगाओगे तो ये डिफ्लेक्ट शेप कैसा होगा इसका, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऊपर की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, है ना, लोडिंग ऊपर से होता था तो नीचे की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता था, अभी उसका डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स्ड है तो ये इसको ऐसे यहाँ पे एंगल नहीं बनने देगा, है ना, इस ऐसा हो जाएगा, स्लोप जीरो रखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी मान के चलना है कि सिंपली सपोर्टेड है, कोई फिक्स नहीं है, बस एक नया मोमेंट लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ मान लो कि कुछ एंगल बना सकता है, मान के चलते हैं कि अभी कुछ एंगल यहाँ पे बना सकता है, कुछ एंगल होगा, वो ये बी है तो ये थीटा बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मोमेंट लगाएगा, इस डायरेक्शन में मोमेंट लगाएगा एम ए, इस मोमेंट की वजह से, क्योंकि ये ऐसे बैलेंस कर रहा है, इस शेप को ऐसा बनाने के लिए इसको मोमेंट तो ऐसा लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा जो है एम ए हो गया। ठीक है, ऐसा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब चूंकि अपवर्ड कोई लोडिंग नहीं हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, चूंकि ये अपवर्ड कोई लोडिंग नहीं, डाउनवर्ड कोई लोडिंग नहीं हो रहा है, ऊपर से कोई लोड नीचे नहीं आ रहा है ना, तो एक यहाँ पे मान लो कुछ रिएक्शन होता होगा आर बी, तो आर ए कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि अपवर्ड कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं कि अप सॉरी मतलब डाउनवर्ड कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो अपवर्ड लोड डाउनवर्ड लोड बराबर होता है ना, तो आर बी प्लस आर ए इक्वल टू, डाउनवर्ड कोई लोड नहीं है तो जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर ए इक्वल टू होगा माइनस आर बी, है ना, कोई लोडिंग नहीं है, सिर्फ मोमेंट लगा है। हाँ, तो आर ए आर बी दोनों बराबर होगा, बस माइनस साइन के साथ, तो आर ए को भी मान लेते हैं कि आर है, तो ये आर बी भी जो है हम लोग का आर ही होगा, है ना, कोई भी जो आर बी है, आर बी ना लिख के उसको रिएक्शन आर बोल देते हैं, तो हम लोग का आर ए भी जो हो जाएगा वो भी आर ही होगा, बस माइनस आर होगा। तो ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा, हम लोग का रिएक्शन अब ऐसे हो रहा है, ये ध्यान रखो, ये रिएक्शन है हम लोग का। ठीक है, जो सपोर्ट है इसको ऐसे खींचेगा इधर की डायरेक्शन में, ऐसा ना कि ऊपर धक्का देगा, ये इसको ऊपर धक्का दे रहा है तो अब ये नीचे ऐसे खींचेगा, ये सब चीज समझ रहे हो ना। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक सेक्शन मानते हैं यहाँ पे एक्स जो काम पहले करते थे खूब किए हैं हम लोग, अब मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे, और ये दूरी जो है हम लोग का, ये जो दूरी है उसको हम लोग एक्स बोलेंगे सेक्शन की। ठीक है, एम एक्स इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे मोमेंट का क्या वैल्यू होगा, इस रिएक्शन के वजह से मोमेंट होगा वो, हाँ इस रिएक्शन के वजह से वैल्यू होगा मोमेंट का वो, एक जो एम ए है उसके वजह से होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो नीचे की तरफ है, तो यहाँ इसकी वजह से जो मोमेंट होगा वो माइनस होगा, कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो माइनस आर इंटू एक्स। ठीक है, और ये जो एम ए है ये आपका क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस एम ए लिखना, थोड़ा कहानी चेंज हो गया है इसमें, है ना, अक्सर उल्टा होता था, आर ए इंटू एक्स माइनस एम ए होता था, यहाँ पे चूंकि सिचुएशन अलग है तो यहाँ पे इस टाइप का ये बन गया हम लोग का। ठीक है, तो एम एक्स के यहाँ पे हम लोग ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे,
और जो ये है आर ए है उसको तो आर ही रह जाएगा, आर इंटू एक्स प्लस एम ए। इसका जो है हम लोग एक बार इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट एक बार करेंगे तो ये आएगा ई आई और डी स्क्वायर बाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन प्लस एम ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा एम ए इंटू एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा C1। ठीक है, फिर इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा ई आई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन वाई, है ना, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे आर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 या 2 मिलकर ये 6 हो जाएगा प्लस एम ए इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस C1 इंटू एक्स और एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा वो होगा C2। ठीक है, अब जो है हम इंड कंडीशन लगाएंगे, ये C1 C2 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इंड कंडीशन लगाएंगे। इंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, स्लोप भी 0 होगा। हाँ, तो एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू भी 0 और डी वाई डी एक्स इक्वल टू भी 0। ठीक है, तो ये दोनों ये सब लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मतलब डी वाई डी एक्स इक्वेशन में ये सब लगाओगे तो ये वाला टर्म 0, डी वाई डी एक्स 0 तो ये टर्म 0, यहाँ पे एक्स की जब 0 पुट करोगे तो ये भी 0, एम ए की जगह यहाँ पे भी एक्स की जब 0 पुट करोगे तो ये भी 0, तो C1 इम्प्लाइज कि C1 भी 0 हो गया हम लोग का। ठीक है, C1 0 हो गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0, यहाँ x की जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0, यहाँ पे ये पुट किए तो ये भी 0, यहाँ पे भी x की जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 प्लस C2 इम्प्लाइज कि हम लोग का C2 भी 0 हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना। अब देखिए C1 C2 हम लोग का 0 हो गया, ये चीज ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा। अब जो है क्या करेंगे हम लोग कि एक एट एक्स इक्वल टू एल वैल्यू पे क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना है, ये भी 0 है, तो ये पुट करेंगे एट एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू 0, ये जो है हम लोग पुट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट करना होगा तो ये टर्म 0, माइनस एक्स की जगह पे l पुट करना है तो माइनस आर इंटू एक्स की जगह पे l, तो एल स्क्वायर एल क्यू बाई 6 प्लस एम ए इंटू एक्स की जगह पे एल स्क्वायर बाई 2 ऐसा पुट करना होगा। अब देखिए ये जो है इधर तो पूरा 0 ही है, ये सब टर्म तो 0 हो गया है। अब इसको आर एल, इसको हम लोग इधर ले आएंगे आर एल वाले को टर्म को, तो आर इंटू एल क्यू बाई 6 इधर आ जाएगा इक्वल टू एम ए इंटू एल स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर से ये एल क्यू कट जाएगा। हाँ, नहीं क्यों, उसके आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई लोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक वैलिड है। लोडिंग चेंज हो जाता है तब तो इक्वेशन का वैल्यू चेंज होता है ना। हाँ ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो है बहुत छोटा हो गया, क्या दिख रहा है ना, ये एल स्क्वायर से ये एल क्यू कटेगा तो यहाँ पे बचेगा एल, ये 2 से 6 कटेगा तो यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ पे बच गया आर एल इक्वल टू हो जाएगा 3ma, आर एल इक्वल टू 3ma, एक हम लोग के पास रिलेशन आ गया। ठीक है, आर एल इक्वल टू 3ma एक रिलेशन हम लोग के पास आया है। ठीक है, अब अगला रिलेशन हम लोग निकालेंगे, अभी तक हम लोग का कुछ नहीं निकला है, निकालना है हम लोग क्या है कि ma कितना होगा इन टर्म्स ऑफ म्यू, ये निकालना है हम लोग को कि ma कितना होगा इन टर्म्स ऑफ म्यू, ये निकालना है। अभी तक वो कुछ नहीं आया है, लेकिन एक काम ये तो कर सकते हैं, इधर से लगने वाले सारे मोमेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे, ये काम कर सकते हैं ना। इस साइड से लगने वाला सारा मोमेंट बी पे निकालेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट बी, ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब सारा मोमेंट को बी के अबाउट निकालिए। आर के वजह से मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव माइनस आर इंटू एल। ठीक है, और ये जो है एम ए के वजह से थे, एम ए पॉजिटिव है प्लस एम ए, फिर ये जो म्यू है ये भी प्लस है तो प्लस म्यू। ठीक है ना, एम ए भी क्लॉकवाइज तो ये भी पॉजिटिव, म्यू भी पॉजिटिव। ठीक है, तो और कोई तो मोमेंट होगा नहीं, आर बी की वजह से तो होगा, तो यहाँ पे तो 0 ही होगा, तो इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लोग का यहाँ निकल के आया है कि आर एल इक्वल टू 3ma है ना,
तो यहाँ पुट कर सकते हैं आर ए की जगह पर 3 ml 3 ma, तो पुट आर एल इक्वल टू 3 ma जो नीचे में निकल के आया है, मान लो उसको इक्वेशन 1 रहा होगा, तो यहाँ पे हम 3 ma पुट कर देते हैं, 3 ma प्लस ma इक्वल टू एल क्यू सब कट चुका है, यहाँ एल स्क्वायर था, इधर एल क्यू था, तो एल स्क्वायर से एल क्यू काटे तो एल बचा। हाँ तो आर इंटू एल इक्वल टू 3 ma आया था, आर इंटू एल इक्वल टू 3 ma आया था, तो आर इंटू एल के जगह पर ही 3 ma पुट कर रहे हैं, माइनस था तो माइनस लिख दिए, है ना। अब देखिए ये म्यू को हम लोग उधर ले जाते हैं तो माइनस म्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 ma प्लस ma कितना होगा, -2 ma, इधर होगा माइनस म्यू, माइनस से माइनस कट गया, तो ma बाई म्यू कितना आया, 1/2, समझ में आया, 1/2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, या ये लिख सकते हो कि ma इक्वल टू म्यू बाई 2, ये लिख सकते हैं ना। हाँ तो ma इक्वल टू होगा म्यू बाई 2, इसका मतलब होगा कि अगर म्यू कोई लोड लगाइएगा तो इसका असर यहाँ पे कितना आएगा, ढोला के कैरी होके म्यू बाई 2 के बराबर, आधा आ जाएगा। तो यही हम लोग का, इसीलिए मेहनत कर रहे थे हम लोग, है ना, यही कैरी ओवर फैक्टर है हम लोग का, यही जो म्यू ma बाई 2 है यही कैरी ओवर फैक्टर है, ठीक है, आधा आता है, जितना भी यहाँ पे मोमेंट एक्स्ट्रा लगेगा इसका असर जो है यहाँ पे आधा आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है जैसे बताया था कि 4 लग रहा था, इसका असर 4/2 लिख दिए थे वहाँ पे, तो ये उस टाइम तक जो है डेरिवेशन नहीं हुआ था, है ना, लेकिन वहाँ पे लिख दिए थे ऐसे ही। तो अब समझ में आया होगा कि इसका आधा आ जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लगेगा उसका असर इधर आधा तक आएगा, ये समझ में आ गया। इस डेरिवेशन में बताइए क्या दिक्कत है इसमें कुछ, क्योंकि थोड़ा शायद हमको लग रहा है कि छोटा छोटा लिखा गया तो बहुतों को दिखा नहीं होगा, लेकिन समझ में तो आया होगा, क्लियर हो गया, है ना। ये बन सकता है, ये इसका डेरिवेशन भी टफ नहीं था, है ना। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ बोलो 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 भाई। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि ये समझ में आ गया ना। हाँ तो वो तो अभी बताएंगे, अब ये समझ में आ गया ना अभी जो हुआ, ठीक है। ये था कि हम लोग का जब कोई फिक्स सपोर्ट था। अभी आप लोग का कोई क्लास है क्या, 11 बज गया इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे इंडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड होता, है ना, यहाँ सिंपली सपोर्टेड होता और इधर कोई मोमेंट लगा होता म्यू, तब क्या होता, तब यहाँ पे ये क्या हाल होता इसका, यहाँ पे कितना मोमेंट आता, है ना, ये हम लोग को जानना है। अभी ये पहला वाला केस क्या था कि कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट पे, जैसे ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, यहाँ पे कोई मोमेंट लगेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, जब यहाँ पे ये फिक्स था, कोई ज़रूरी तो नहीं होता है कि यहाँ पे कंटिन्यूस में फिक्स से हो, यहाँ तो सिंपली सपोर्टेड भी तो होता है ना, है ना। तो ये कैरी ओवर फैक्टर अभी हम लोग बनाए थे कि फॉर फिक्स्ड इंट, फॉर फिक्स्ड इंट था ये, है ना। अब हम लोग देखेंगे कैरी ओवर फैक्टर फॉर सिंपली सपोर्टेड इंट, इसके लिए, ठीक है। म्यू कोई लोड लगा है और यहाँ पे ये ए है ये बी है। अब आप लोग अपने टैलेंट से बताइए कि एम ए कितना होगा, बिना कोई कैलकुलेशन के, सन्नी बिना कोई कैलकुलेशन के बताइए कि एम ए कितना होगा, म्यू कोई लोड लगा है तो एम ए कितना होगा, एम ए पे मोमेंट कितना आएगा, बोलिए, काफी होगा, प्रशांत प्रशांत बोलो, हाफ होगा। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि हम भी खुश हो जाएं कि आप लोग सबसे कुछ मतलब एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा रहे हो। अरे ये सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड में कितना होता है, 0 होगा, है ना, कोई कैरी ओवर नहीं आता है,
तो यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा, कैरी ओवर फैक्टर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इसमें, कैरी ओवर फैक्टर इक्वल टू होगा कितना, जीरो। कैरी ओवर फैक्टर ऐसा होता है कि एम ए बाई म्यू, इसी को ना बोलते हैं कि यहाँ पे जितना आया डिवाइड बाई जितना लगाए थे, ये फैक्टर है। तो एम ए तो हम लोग को पता ही है कैरी, इसके लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए जीरो आता है, तो जीरो बाई म्यू, ठीक है। तो जीरो बाई म्यू कितना, जीरो। कोई भी यहाँ पे अगर सिंपली सपोर्टेड है तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंट एक्स्ट्रा आएगा तो यहाँ पे कोई मोमेंट ये लेगा ही नहीं। कैरी ओवर फैक्टर अगर यहाँ पे, हाँ ये सबके लिए होगा क्योंकि कैरी ओवर फैक्टर है, फैक्टर मतलब कि कितना प्रोड्यूस हुआ डिवाइड बाई कितना लगाए थे, तो ये प्रोड्यूस हुआ। जैसे यहाँ पे भी देखोगे कि एम ए बाई म्यू ही निकाले हैं जो कि 2 आया है, 1/2 आया है ना, एम ए बाई म्यू दिख रहा है, ये एम ए बाई म्यू इक्वल टू 1/2, इसी को कैरी ओवर फैक्टर बोलते हैं, मतलब कितना लगाए थे आया कितना, उसका रेशियो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया कि इसका जीरो होगा, है ना, एकदम इजी था इसका। लेकिन यहाँ ही फिक्स पे ही जाता है कैरी, सिंपली सपोर्टेड बीम जो है, सिंपली सपोर्टेड इंड जो है कोई मोमेंट नहीं लेता है, उसको टेंशन नहीं चाहिए, है ना, वो जीरो कर दे, वहां पे वो लेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे आप प्रोड्यूस हुआ वो लेगा ही नहीं, जाएगा वहां पे वो स्किप कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो होता है। लेकिन इसमें एक और चीज हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, जो है जो अभी हम लोग छोड़े हैं, ये जो हम लोग लिख रहे थे कि थीटा बी, इसका क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। ये थीटा बी जो है यहाँ पे, इसका क्या वैल्यू आएगा हम लोग नहीं निकाले हैं। तो ये जो इक्वेशन था डी वाई डी एक्स वाला, इसमें जो है हम लोग थीटा बी का वैल्यू हम लोग रखते हैं, इसको साइड में बना लें यहाँ पे, क्योंकि उस पेज में जो है सिंपली सपोर्टेड वाला काम होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। पुट थीटा बी निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू एल, है ना, और डी वाई डी एक्स के जगह पे थीटा बी, यही ना पुट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू एल और डी वाई डी एक्स के जगह थीटा बी। तो यहाँ पे हम लोग डी वाई डी एक्स वाले इक्वेशन में एक्स की जगह पे एल पुट करेंगे और डी वाई डी एक्स की जगह पे, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको, है ना। तो दोनों इक्वेशन एक साथ नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो आप लोग जान ही रहे हो। तो वो इक्वेशन देखो, ई आई इंटू डी वाई डी एक्स था, तो ई आई इंटू थीटा बी, ठीक है, माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर था, आर इंटू एल स्क्वायर, बाई 2 था तो बाई 2, प्लस एम ए इंटू एक्स था तो एम ए इंटू एल, ठीक है। ये चीज समझ गए। डी वाई डी एक्स वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें डी वाई डी एक्स के थीटा बी, एक्स के एल पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग का थीटा बी निकल जाएगा, तो ये आ गया ई आई थीटा बी इक्वल टू माइनस आर इंटू एल। आर इंटू एल जो है ना, इसको हम लोग एक इसमें लिख लेते हैं, क्योंकि आर इंटू एल का वैल्यू 3a में पता है ना हम लोग को, है ना। तो इसको लिखते हैं, इसको तोड़ लेंगे, माइनस आर इंटू एल एक जगह लिख लेंगे, इंटू एल बाई 2 एक जगह लिख लेंगे, ठीक है, प्लस एम ए इंटू एल, सब कैपिटल ही एल है ना, सब कैपिटल एल है। अब देखिए ये माइनस आर एल जो है वैल्यू आया था हम लोग का 3ma, तो ये हो जाएगा माइनस 3ma इंटू एल बाई 2, ठीक है, प्लस एम ए इंटू एल। अब इसका एलसीएम निकलेगा तो 2, और यहाँ पे माइनस 3ma इंटू एल, प्लस ये 2 यहाँ से गुना होगा तो 2ma इंटू एल, तो ये हो जाएगा माइनस ma इंटू एल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। और एम ए और म्यू में क्या रिलेशन था, एम ए इक्वल टू था म्यू बाई 2, हाँ, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, एम ए के जगह पे हम म्यू बाई 2 पुट कर देंगे, तो म्यू बाई 2 इंटू एल डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा कि म्यू एल बाई 4 हो जाएगा, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो थीटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई आई को नीचे कर लीजिए तो 4EI हो जाएगा, इधर थीटा बी इक्वल टू ई आई को इधर ले आइए तो 4EI हो जाएगा। ये साइन निगेटिव में होता है तो वो तो ये बताएगा कि सिर्फ कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है आपका वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे यहाँ पे इसका स्लोप बनाओगे तो ये जो एंगल है ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये बता रहा है ना, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो एंगल है इसका ये स्लोप यहाँ बनाओगे ऐसे, इस पे स्लोप खींचोगे तो ये यहाँ से इस एंड से ये क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, इसलिए निगेटिव आया है, ठीक है। तो ये निगेटिव साइन इसका ये मतलब था, बाकी कोई मतलब तो है नहीं। तो म्यू के टर्म में लिख लिए म्यू इंटू एल, 2 यहाँ था, इंटू नीचे भी था तो 4 हो गया।
तो अब इससे हमको ये निकल सकता है कि म्यू इक्वल टू हो गया म्यू इक्वल टू 4EI थीटा बी बाई, जैसे 4EI को इधर ले आते हैं, 4EI थीटा बी हो गया, अब बाई एल, तो यहाँ पे म्यू निकल जाएगा इससे, है ना। ये समझ में आया कि म्यू इतना लिख सकते हैं। 4EI को इधर ले आए, एल को भी इधर ले आए, तो बचा गया उधर म्यू, तो 4EI थीटा बी बाई एल इक्वल टू म्यू होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो म्यू हम लोग का निकल गया, ठीक है, म्यू निकल गया हम लोग का थीटा बी के टर्म में। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक टर्म आता है, यहाँ तो जगह ही नहीं बचा, इधर ही दिखाते हैं। एक टर्म आता है स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस फैक्टर का मतलब हुआ कि किसी भी बीम को 1 डिग्री घुमाने में कितना मोमेंट लगेगा, है ना। मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट बाई यूनिट एंगल, मतलब 1 डिग्री घुमाने में कितना मोमेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि थीटा बी एंगल घुमाने में म्यू मोमेंट लगा है ना। म्यू इक्वल टू देखो कितना आया हम लोग का, म्यू मोमेंट लगा था, तो कितना एंगल घुमा, 4EI थीटा बी बाई एल। तो थीटा बी एंगल घुमाने में इतना मोमेंट लगा, तो एक एंगल घुमाने में कितना लगेगा, तो स्टिफनेस फैक्टर एक एंगल घुमाने के लिए यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो स्टिफनेस फैक्टर हो जाएगा इस चीज के लिए, यहाँ पे हो जाएगा 4EI इंटू 1/L, है ना, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा 4EI/L। इसको डिनोट करते हैं K से, तो K इक्वल टू हो जाएगा 4EI/L। ये एक नया टर्म आया, इसको बोलते हैं स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है कि डिफ्लेक्ट नहीं होने दे, मजबूत है ना, जगह से आपको रोटेट नहीं होने देगा, ये मतलब होता है स्टिफनेस का। तो ये देखो इसका फॉर्मूला आया 4EI/L। तो कोई चीज अगर ज्यादा स्टिफ है, अगर स्टिफनेस फैक्टर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसका ई ज्यादा होना चाहिए, उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होना चाहिए, उसका आई ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो ऐसे भी लगता है हम लोग को ना, किसी का ई ज्यादा हो, आई ज्यादा हो, तो उसको ज्यादा स्टिफ होगा, उसका स्टिफनेस फैक्टर ज्यादा होगा, है ना। दूसरा टर्म आया कि उसका लेंथ जो है छोटा होना चाहिए, लेंथ जितना छोटा होगा के का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो छोटा बीम जो होता है ना ज्यादा स्टिफ होता है, ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होने होगा, है ना, ज्यादा नहीं घूमेगा वो। लेकिन लंबा बीम है तो ज्यादा घूम जाता है, ऐसे भी दिखता है, बांस लंबा हो तो जल्दी उसको मोड़ सकते हो, छोटा है तो नहीं घूमता है ना। तो स्टिफनेस फैक्टर का सेंस क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये समझो। इसका वैल्यू आया हम लोग को, ये आया फिक्स्ड इंड के लिए है ये, ठीक है। ये स्टिफनेस फैक्टर जो है हम लोग ये सिंपली सपोर्टेड इंड के लिए भी निकलेंगे। अभी इसमें बहुत काम बचा हुआ है, एक यहाँ पे इसमें जो सिंपली सपोर्टेड के लिए, इसके लिए भी सेक्शन मानोगे, इसके लिए भी थीटा बी का वैल्यू निकालोगे, और इसके लिए भी स्टिफनेस फैक्टर भी निकलेगा। ये काम आपका होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड में आपको क्या क्या निकालना है, थीटा बी का वैल्यू निकालना है, कैरी ओवर तो निकल ही गया कि 0 होता है, थीटा बी निकालना है, म्यू और एम ए में रिलेशन निकालना है, तो 0 है ही, हो ही गया तो निकल जाएगा। और आपको क्या निकालना है, इसको तो छोड़ ही दो, आपको निकालना है कि इसका के कितना होगा, है ना, स्टिफनेस फैक्टर कितना होगा, मतलब म्यू और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। अब ये फिक्स्ड इंड वाला बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग फिक्स्ड इंड वाले में म्यू आया 4EI थीटा बाई एल, है ना। तो थीटा डिग्री घुमाने के लिए इतना मोमेंट लगा, तो 1 डिग्री घुमाने के लिए कितना मोमेंट लगा, उसको स्टिफनेस फैक्टर बोलते हैं। तो वो एक थीटा की जगह 1 रख दिए, इतना आ गया। इसका ये मतलब होगा कि जितना कोई किसी का ई आई ज्यादा है तो ज्यादा स्टिफ है, लेंथ छोटा है तो भी ज्यादा स्टिफ है। जितना लेंथ लंबा होगा स्टिफनेस उसका घटेगा, कम मजबूत होगा रोटेशन के खिलाफ, है ना। ये चीज समझ में आ गया, स्टिफनेस फैक्टर। हाँ, फिक्स के लिए होगा 4EI/L, और जो सिंपली सपोर्टेड होगा उसका आएगा आपका आंसर 3EI/L। ये आप लोग घर पे आप लोग प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। सिंपली सपोर्ट के लिए ये निकाल के लाइएगा, ठीक है। पहले थीटा बी निकालिएगा, और थीटा बी निकल जाए
तो थीटा बी की जगह पे 1 रख के म्यू का वैल्यू तो ये आपको के आ जाएगा। ये आप लोग घर पे ट्राई करो, नहीं बनेगा तो यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताइए।